एक दिष्ट अधिमान उपभोक्ता अधिमान एक दिष्ट अधिमान होते हैं, जहाँ एक उपभोक्ता दोनों बंडलों में कम से कम एक वस्तु की स्थिति के आधार पर दूसरे की तुलना में एक से अधिक वस्तु वाले बंडल को अधिमान देता है। यह अधिमान उस बंडल पर आधारित होता है जिसे दूसरे की तुलना में अधिक वस्तु काबिल होती है। अधिमान मानचित्र सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमानों को अधिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस पर स्थित सभी बिंदु उस बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अधिमानों की एक दिष्टता का यह अभिप्राय है कि उपभोक्ता वक्र पर बंडलों को अधिमान प्रदान किया गया है। अधिमान वक्र विशेषताएं। अधिमान वक्र की प्रवणता बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। एक अधिमान वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता को अधिक केले खाने के लिए कुछ आमों का त्याग करना होगा। यदि उपभोक्ता आम का त्याग नहीं करता है तो उसके पास समान संख्या से अधिक केले होंगे, जिससे उच्च अधिमान वक्र उत्पन्न होगा। उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के स्तर को प्रदान करता है। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक एक व्यक्ति सदैव उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतुष्टि के स्तर को बढ़ाएगी। तालिका 2.4 और चित्र 2.6 में केले और आम के 3 संयोजन दिखाए गए हैं, ए, बी और सी। बी के पास अधिक केले हैं जो संतुष्टि का संकेत है, जबकि सी के पास और अधिक केले हैं जो उच्च संतुष्टि और उच्च अधिमान वक्र का संकेत देते हैं। दो संयोजनों में आम की मात्रा बराबर है। जो संयोजन उच्च स्तर का आनंद प्राप्त करते हैं उनमें अधिक आम केले ये दोनों संयोजन से बना एक उच्च अधिमान वक्र होगा। दो अधिमान वक्र वाले दूसरे को नहीं काटते हैं। दो अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक दूसरे को काटते हुए दो अधिमान वक्र परस्पर विरोधी परिणामों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एक ही अधिमान वक्र 1 है IC1 पर बिंदु A, B और C। एक ही वक्र IC2 पर बिंदु A और C बिंदु समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। बिंदु B और बिंदु C से उपयोगिता समान नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को बिंदु C की तुलना में बिंदु B पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये दर्शाता है कि अधिमान वक्रों के एक दूसरे को काटने के परस्पर विरोधी परिणाम प्राप्त होंगे। उपभोक्ता का बजट। एक ऐसे उपभोक्ता पर विचार करें जो निर्धारित मात्रा में धन आय से केवल दो वस्तुएं खरीद सकता है। बाजार वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करता है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली-जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता है जिसका वह उपभोग करना चाहता है। उसे उपभोक्ता की बजट बाध्यता बजट कंस्ट्रेंट कहा जाता है। उपभोक्ता के संभावित उपभोग बंडल दो वस्तुओं की लागत और आय से निर्धारित होते हैं। उपभोक्ता केवल उन बंडलों को खरीद सकता है जिसकी कीमत दो वस्तुओं की लागत और उसकी सीमित आय को देखते हुए उसकी निश्चित आय से कम या उसके बराबर है। बजट सेट और बजट रेखा। मान लीजिए उपभोक्ता की आय M और केले एवं आम की कीमत क्रमशः P1 और P2 है। केले X1 और आम X2 का एक बंडल खरीदने के लिए उपभोक्ता को P1 X1 प्लस P2 X2 धन व्यय करना होगा। उपभोक्ता कोई भी बंडल तब तक खरीद सकता है जब तक उसकी लागत उसकी आय से कम या उसके बराबर होगी। इस असमानता को उपभोक्ता की बजट बाध्यता कहा जाता है। और बजट सेट बाजार कीमतों पर उपभोक्ता के लिए उपलब्ध सभी बंडलों का संग्रह है। बजट सेट केले की मात्रा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापी जाती है और इस आरेख में कोई भी बिंदु
कोई भी बिंदु दोनों वस्तुओं के बंडल को संदर्भित कर रहा है। इस वजह से के में दर्शाई गई सीधी रेखा के ऊपर या नीचे स्थित सभी बिंदु आ जाते हैं। समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m। उपभोक्ता के बजट सेट में जीरो और P1 x1 प्लस P2 x2 m से अधिक या m से कम या बराबर से अधिक या उसके बराबर संख्याओं वाले बंडल x1 x2 शामिल होते हैं। जिसे चित्र पर 2.9 से आरेख समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m पर दर्शाया गया है। बजट रेखा m के बराबर लागत वाले बंडलों को दर्शाती है, जबकि इसके नीचे बिंदु m से कम लागत वाले बंडलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। x2 बराबर m बटे P2 माइनस P1 बटे P2 गुणे x1। बजट रेखा क्षैतिज अंतःखंड m बटे P1 और ऊर्ध्वाधर अंतःखंड m बटे P2 के साथ एक सीधी रेखा होती है। क्षैतिज अंतःखंड उस बंडल को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता खरीद सकता है यदि वह अपनी पूरी आय केले पर खर्च करता है, और उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अंतःखंड उस बंडल को प्रदर्शित करता है जिसे उपभोक्ता खरीद सकता है यदि वह अपनी पूरी आय आमों पर खर्च करते हैं। बजट रेखा की प्रवणता P1 बटे P2 है। जिस उपभोक्ता के पास 20 रुपये हैं उसके लिए उपलब्ध बंडल 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 4, 0, 1, 0, 2, 1, 3, 1 और 4, 1 है। हालांकि 3, 3, 4, 5 जैसे बंडलों की कीमत उसकी ऊंची कीमतों के कारण 20 रुपये से अधिक है। मूल्य अनुपात और बजट रेखा की प्रवणता। एक उपभोक्ता की बजट रेखा वस्तुओं के एक बंडल को दर्शाता है जिसकी लागत के लिए उपभोक्ता को अपना पूरा बजट खर्च करना होता है। एक और केला खरीदने के लिए उपभोक्ता को आम पर अपना व्यय P1 के बराबर कम करना होगा। इसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त मात्रा में केले खरीदने के लिए उन्हें आम की P1 बटे P2 मात्रा का त्याग करना होगा। बजट सेट में बदलाव। उपलब्ध बंडलों का सेट वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। यदि उपभोक्ता की आय m से m में बदल जाता है तो वे P1 x1 और P2 x2 m की कीमतों के सभी बंडलों खरीद सकते हैं। अब बजट रेखा का समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m होगा। साथ ही x2 बराबर m1 है m बटे P2 और माइनस P1 बटे P2 इंटू x1। नई बजट रेखा की प्रवणता आय में हुए परिवर्तन से पहले जैसी ही रहती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर अंतःखंड परिवर्तित हो जाता है। बढ़ी हुई आय से बजट रेखा बाहर की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। इसके विपरीत आय में कमी से दोनों अंतःखंड में कमी आती है, जिससे यह भीतर की ओर स्थानांतरित होता है। अब मान लीजिए कि केले की कीमत P1 से परिवर्तित होकर P1 डैश हो जाती है, लेकिन आम की कीमत उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहती है, तो केले की नई कीमत उपभोक्ता के सभी बंडलों में x1 x2 की इस प्रकार खरीद सकती है। P1 डैश x2 प्लस x1 प्लस P2 x2 स्मॉलर देन है और इक्वल टू m। बजट रेखा का समीकरण P1 डैश x1 प्लस P2 x2 बराबर m होगा। साथ ही x2 बराबर m डैश बटे P2 माइनस P1 डैश बटे P2 इंटू x1 है। नई बजट रेखा का ऊर्ध्वाधर अंतःखंड केले की कीमतों में हुए परिवर्तन से पहले जैसा ही है। हालांकि कीमत के बदलाव के बाद प्रवणता और क्षैतिज अंतःखंड परिवर्तित हो जाता है। यदि
केले की कीमतें बढ़ती हैं तो बजट रेखा की प्रवणता अधिक हो जाती है, जबकि यदि वे घटती हैं तो यह समतल या सपाट हो जाता है। बजट रेखा में परिवर्तन तब होता है जब केवल एक वस्तु में परिवर्तन होता है और आम की कीमत में हुए बदलाव परिणाम स्वरूप समान परिवर्तन होते हैं। उपभोक्ता का इष्टतम चयन आमतौर पर किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता इष्टतम रूप से चुनता है, वह वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि तथा अधिमानों पर निर्भर करती है। बजट सेट में उपभोक्ताओं के लिए अपना उपभोग बंडल चुनने के लिए सभी मौजूदा बंडल उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता सभी संभावित बंडलों पर सुपरिभाषित अधिमानों के साथ अपने अधिमान और रुचि के आधार पर अपने बंडल चुनते हैं। वे तुलना कर सकते हैं तथा किन्हीं दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकते हैं या उसके प्रति अधिमानी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में एक तर्कसंगत उपभोक्ता उपलब्ध बंडलों पर सुपरिभाषित अधिमान देता है और वह उसके अनुसार कार्य करता है। उपभोक्ता की समस्या उसके बजट सेट को देखते हुए उच्चतम संभव अधिमान वक्र पर पहुंचने की होती है। इष्टतम बिंदु बजट रेखा पर स्थित होता है, जहां उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट मोनोटोनिक होते हैं। बजट रेखा के नीचे के बिंदुओं को अधिमान प्रदान किया जाता है और बजट रेखा के ऊपर के बिंदु उपलब्ध नहीं होते हैं। इष्टतम बंडल उस बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अधिमान वक्र को स्पर्श करती है, क्योंकि उस बिंदु के अलावा रेखा पर कोई भी बिंदु जहां यह अधिमान वक्र को स्पर्श करता है वह निचले अधिमान वक्र पर स्थित होता है तथा उपभोक्ता के लिए इष्टतम नहीं हो सकता है। चित्र 2.8 उपभोक्ता के इष्टतम स्तर को दर्शाता है, जहां बजट रेखा काली अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। उच्चतम संभव अधिमान वक्र बजट रेखा पर स्थित होता है, जबकि इसके ऊपर, नीचे और उसके नीचे के बिंदु लागत प्रभावी नहीं है। इसलिए X1, X2 उपभोक्ता का इष्टतम बंडल है। सीमांत प्रतिस्थापन दर और कीमतों के अनुपात की समानता। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल उस बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। इस बिंदु पर अधिमान वक्र MRS और बजट रेखा कीमत अनुपात की प्रवणता समान होनी चाहिए। तथापि यदि MRS कीमत अनुपात से अधिक है तो उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं ले सकती है, जिसे अधिमान बंडल बन जाता है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदने का इच्छुक है और खरीदने में सक्षम है, वस्तु की मांग कहलाती है। यह मांग मुख्य रूप से वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की रुचियों, अधिमानों पर निर्भर करती है। जब भी इसमें से किसी एक में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने की इच्छुक वस्तुएं की मात्रा में भी परिवर्तित हो जाती है। मांग रुख और मांग का नियम। उपभोक्ता का मांग फलन किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है, जो किसी वस्तु का इष्टतम चयन निर्धारित करता है। इसे X बराबर FP के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां P X मात्रा को दर्शाता है और P कीमत को दर्शाता है। मांग वक्र इस संबंध को ग्राफिक रूप से दर्शाता है। सामान्य तौर पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग ऋणात्मक होती है, जिसका अर्थ है कि गिरती कीमतों के साथ इष्टतम चयन बढ़ता है और बढ़ती कीमतों के साथ कम हो जाता है। अधिमान वक्रों और बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। उपयुक्त मांग फलन को केले के उपभोग के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे जैसे केले की कीमत गिरती है, केले की मांग में वृद्धि होती है, जिसे चित्र 2.10 के बिंदु D पर उच्च अधिमान वक्र बनता है। कीमत में इस कमी के परिणामस्वरूप केले के उपभोग में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप मांग वक्र ऋणात्मक प्रवणता वाला होता है। इस प्रतिस्थापन प्रभाव और आय व्यय द्वारा
समझाया जा सकता है, जहाँ कीमतें बदलने पर उपभोक्ता आम के साथ पर केला का उपभोग करके अपनी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केले की मांग में वृद्धि होती है। मांग का नियम कहता है कि अन्य चीज़ें समान होने पर किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। दूसरे शब्दों में अन्य कारकों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तब उसकी मांग बढ़ जाती है। रैखिक मांग वक्र को इस प्रकार लिखा जा सकता है। मांग वक्र की प्रवणता जिसे ए द्वारा दर्शाया जाता है, कीमत के संबंध में मांग में हुए परिवर्तन को दर्शाती है। कीमत में ए इकाई वृद्धि के कारण मांग में बी इकाई की कमी होती है, जिसे रैखिक मांग वक्र कहा जाता है। सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं। जब अधिकांश वस्तुओं की बात आती है तो उपभोक्ता की मात्रा अधिमानता आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। इन उत्पादों को सामान्य वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप सामान्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की मांग उपभोक्ता की आय के समान दिशा में बढ़ती है। हालांकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में गमन करती है। इन उत्पादों को निम्न स्तरीय वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय वृद्धि होती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उपभोक्ता की आय घटती है उसके प्रति इच्छा बढ़ती जाती है। निम्न स्तरीय उत्पादों में खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे मोटा अनाज। उपभोक्ताओं की सामान्य वस्तुओं की मांग आय के साथ बढ़ती है, जबकि निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती है। उदाहरण के लिए बहुत निम्न आय पर निम्न गुणवत्ता वाले अनाज की मांग बढ़ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले अनाज का उपभोग करता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि से प्रतिस्थापन और आय प्रभावों से प्रभावित होकर किसी वस्तु के उपभोग में कमी आ सकती है। ऐसी वस्तु की मांग उसकी कीमत के विपरीत या सकारात्मक रूप से संबंधित हो सकती है। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी वस्तु की मांग जिसकी कीमत के विपरीत सकारात्मक रूप से संबंधित होती है, ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तु कहा जाता है। स्थानापन्न और पूरक। किसी वस्तु की मात्रा किसी संबंधित वस्तु की कीमत के साथ बढ़ या घट सकती है, जो एक दूसरे की पूरक या स्थानापन्न हो सकती है। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिसका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे चाय और चीनी, पेन एवं स्याही आदि। पूरक वस्तुओं के मामले में एक ही कीमत में वृद्धि से दूसरे की मांग में कमी आती है। उदाहरण के लिए चीनी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग में कमी आएगी, चीनी की कीमत में कमी से चाय की मांग में वृद्धि होगी। इस प्रकार वस्तुओं की मांग उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा में गमन करती है। इसके विपरीत चाय और कॉफ़ी जैसी स्थानापन्न वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं किया जाता है। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो ग्राहक की रुचि कॉफ़ी के विपरीत कॉफ़ी की ओर हो सकती है। इसलिए किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि की स्थिति में ग्राहक उसके स्थानापन्न की ओर रुक सकते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ सकती है और बाद में स्थानापन्न की कीमत भी बढ़ सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग आमतौर पर उसके स्थानापन्न की कीमत की दिशा में होती है। मांग वक्र में परिवर्तन या स्थानांतरण। मांग वक्र एक मॉडल है जो यह दर्शाता है कि उपभोक्ता के अधिमान, प्रेफरेंस और आय वस्तुओं की मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जब आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र दाईं ओर हो जाता है, जबकि निम्न स्तरीय वस्तुओं का मांग वक्र बाईं ओर हो जाता है। इसके विपरीत जब संबंधित वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है तो प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं की मांग परिवर्तित हो जाती है। उपभोक्ता के अधिमानों के कारण भी मांग वक्र परिवर्तित हो सकता है, जैसे कि गर्मियों में आइसक्रीम के लिए बढ़ती अधिमानता या कोल्ड ड्रिंक के प्रति स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ने के परिणाम स्वरूप मांग वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। ये स्थानांतरण तब उत्पन्न होते हैं जब वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र के स्थानांतरण। मांग वक्र है उपभोक्ता की पसंद वस्तु की कीमत
अन्य वस्तुओं आय और अधिमानों पर निर्भर करती है। मांग फलन किसी वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे वक्र की दिशा में गति होती है अन्य वस्तुओं में, जबकि अन्य परिवर्तनों के कारण स्थानांतरित होता है। बाजार मांग किसी विशेष वस्तु पर किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग होती है। मान लीजिए कि बाजार में किसी वस्तु के लिए केवल 2 उपभोक्ता हैं। मान लीजिए कि कीमत P पर उपभोक्ता 1 मांग Q1 है और उपभोक्ता 2 Q2। तब P डैश पर वस्तु की मांग Q-1 Q-2 है। इस प्रकार प्रत्येक कीमत पर वस्तु की बाजार मांग उस कीमत पर 2 उपभोक्ताओं की मांगों को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार 2 से अधिक उपभोक्ताओं के लिए मांग प्राप्त की जा सकती है। बाजार मांग वक्र को क्षैतिज योग द्वारा ग्राफिक रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। 2 रेखीय मांग वक्रों को जोड़ना। 2 उपभोक्ताओं वाली बाजार मांग वक्र D1P बराबर 10 माइनस P बटे D2P बराबर 15 माइनस P। 10 से अधिक कीमत पर उपभोक्ता वस्तु 1 की 0 इकाई की मांग होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तु 0 की 0 इकाई की मांग होती है। इस समीकरण को जोड़कर बाजार की मांग प्राप्त की जा सकती है। मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। कुछ वस्तुओं की कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, जबकि अन्य वस्तुओं की मांग कीमत में परिवर्तन होने से अप्रभावित रहती है। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की माप है। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को उस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में भाग देने पर प्राप्त भागफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ED बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो ED 1 से कम होने होता है और उस कीमत पर वस्तु की मांग को बेलोचदार कहा जाता है। आवश्यक वस्तुओं की मांग प्रायः बेलोचदार होती है। जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो मांग को बाजार कीमत में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक अनुक्रियाशील माना जाता है और अनुमानित ED 1 से अधिक होती है। उस कीमत पर वस्तुओं की मांग लोचदार कही जाती है। लग्जरी वस्तुओं की मांग उसकी बाजार कीमतों में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक अनुक्रियाशील देखी जाती है और यहाँ ED 1 से अधिक होती है। जब वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन उसकी बाजार कीमतों में परिवर्तन के बराबर होता है तो उसकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच रैखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच भिन्न होती है। रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच की ज्यामितीय माप रैखिक मांग वक्र की लोच को ज्यामितीय पद्धति से आसानी से मापा जा सकता है। एक सीधी रेखा मांग वक्र किसी भी बिंदु पर मांग की लोच उस बिंदु पर मांग वक्र के नीचे वाले खंड और ऊपर वाले खंड के बीच अनुपात के रूप में होती है। उस बिंदु पर लोच 0 है। यहाँ मांग वक्र क्षैतिज अक्ष से मिलता है और यह उस बिंदु पर अनंत है जहाँ मांग वक्र ऊर्ध्वाधर अक्ष से मिलता है। मांग वक्र के बिंदु के मध्य बिंदु पर लोच 1 है। मध्य बिंदु के बाईं ओर किसी भी बिंदु पर यह 1 से अधिक और दाईं ओर किसी भी बिंदु पर यह 1 से कम होता है। स्थिर लोच रैखिक मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग
की लोच 0 से अनंत तक होती है, लेकिन कभी-कभी मांग वक्र ऐसे हो सकते हैं कि मांग की लोच पूरी तरह से स्थिर रहती है। ऊपर दिखाए गए चित्र 2.17 सी एक मांग वक्र को दर्शाता है जिसकी आकृति एक समकोण अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होती है। इस मांग वक्र की विशेषता यह है कि मांग वक्र की दिशा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की मात्रा में सदैव समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसलिए इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर ED बराबर 1 है। इस मांग वक्र को इकाई लोचदार मांग वक्र यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वक्र कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच उसकी प्रकृति और निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग कीमत में हुए परिवर्तन के प्रति लोचदार होती है। हालांकि विशेष खाद्य पदार्थों के निकटतम स्थानापन्न आसानी से होने पर उसकी मांग अधिक लोचदार हो सकती है। बेलोचदार मांग की संभावना तब होती है जब निकटतम स्थानापन्न आसानी से नहीं होते हैं, जबकि बेलोचदार मांग तब होती है जब वे आसानी से हो जाएं। लोच और वे किसी वस्तु पर वे की मांग को उसकी कीमत से गुणा करके यह निर्धारित किया जाता है कि उसकी कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध होता है। वे में कीमत परिवर्तन के प्रति वस्तु की मांग की अनुक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि से कम है तो वस्तुओं पर वह बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि पर विचार कीजिए। यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि से अधिक है तो वस्तुओं पर वह कम हो जाएगा। वस्तु की कीमत में गिरावट पर विचार कीजिए। यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट से अधिक है तो वस्तुओं पर वह बढ़ जाएगा। वस्तु पर वह तब अपरिवर्तित रहेगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, अर्थात यदि वस्तु इकाई लोचदार हो। उपभोक्ता अधिकार हमारे देश में बाजार जिस तरह संचालित होते हैं उसके संदर्भ में उपभोक्ता अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में असमान स्थितियों और नियमों एवं विनियमों के खराब कार्यान्वयन के कई पहलू हैं। एक जानकार उपभोक्ता होना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो विभिन्न तरीकों से उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। लोग बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में शामिल होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में लोग कृषि, उद्योग या सेवाएं जैसे कुछ क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उपभोक्ता बाजार में तब भाग लेते हैं जब वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। ये अंतिम वस्तु है जिसका लोग उपभोक्ता के रूप में उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत ग्राहक प्रायः स्वयं को अनिश्चित स्थिति में पाते हैं। जब भी किसी ग्राहक को खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा से संबंधित शिकायत होती है तो विक्रेता सारा दोष ग्राहक पर प्रत्यारोपित करने का प्रयास करता है। बाजार का शोषण कई प्रकार के रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए कभी-कभी व्यापारी अनुचित व्यावसायिक व्यवहार में लिप्त होते हैं, जैसे कि ऐसे उत्पाद बेचना जो संदूषित या दोषपूर्ण हो, या व्यापारी उचित वजन से कम वजन तौलते हैं। बड़े उत्पादकों और छोटे उपभोक्ताओं के बीच शक्ति संतुलन के कारण बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है, जिससे विज्ञापन और व्यय के माध्यम से बड़ी कंपनियों द्वारा अनैतिक व्यवहार एवं गलत सूचना का प्रसार होता है। जब उत्पादक कम और मजबूत होते हैं तब उपभोक्ता संख्या में अधिक होते हैं और छोटी खरीदारी करते हैं तो बाजार निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करते हैं। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब ये उत्पाद बड़े व्यवसायों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं
ये व्यवसाय अपनी अपार संपत्ति, प्रभाव और पहुंच के कारण कई प्रकार के बाजार में हेर-फेर कर सकते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के प्रयास में कभी-कभी मीडिया, अन्य चैनलों के माध्यम से झूठी जानकारी प्रसारित की जाती है। उदाहरण के लिए कई वर्गों तक एक कंपनी ने शिशुओं के लिए पाउडर वाले दूध को अत्याधुनिक उत्पाद के रूप में प्रचारित किया है और कहा कि यह माता के दूध से बेहतर है। कंपनी की यह स्वीकार करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा कि उसके दावे झूठे थे। सिगरेट उत्पादक कंपनियां इस बात की पुष्टि करने के लिए उनके उत्पाद से कैंसर हो सकता है न्यायालय ने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अंततः उपभोक्ता को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। उपभोक्ता आंदोलन विक्रेताओं के अनुचित व्यवहारों से उत्पन्न असंतोष उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानूनी प्रणाली की कमी के कारण शुरू हुआ है। ग्राहक या उपभोक्ता प्रायः विशेष ब्रांडों या दुकानों से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सावधानी बरतना उनका कर्तव्य है। जागरूकता बढ़ाने से संगठनों को वर्षों लग गए हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन अनैतिक और अनुचित व्यापार व्यवहारों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा। 1960 के दशक में खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य वस्तुओं एवं खाद्य तेल में गिरावट के कारण संगठित उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुए। 1970 के दशक के बाद से भारत में उपभोक्ता संगठनों का अत्यधिक विकास हुआ है जो राशन की कीमतों से होने वाली गड़बड़ियों और सड़क यात्री परिवहन से भीड़-भाड़ जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन आंदोलनों ने व्यवसायों और भारत सरकार पर अनुचित व्यावसायिक आचरण को सही करने के लिए सफलतापूर्वक दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा लागू हुआ है। उपभोक्ता इंटरनेशनल वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश जारी किए। इन सरकारों के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित करने और उपभोक्ता समर्थक संगठनों के लिए अपनी सरकारों पर ऐसा करने के लिए दबाव डालने का एक तरीका था। विश्व स्तर पर इसने उपभोक्ता सक्रियता की आधारशिला के रूप में कार्य किया। भारत में उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते समय हानिकारक विपणन एवं वितरण सहित हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं से संरक्षित होने का अधिकार है। निर्माताओं को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा नियमों एवं विनियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए दोषपूर्ण सेफ्टी वाल्व वाले प्रेशर कुकर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। सेफ्टी वाल्व के निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता है। फिर भी ढीला विनियमन और उपभोक्ता आंदोलन मजबूत न होने के कारण बाजार में घटिया वस्तुएं उपलब्ध हैं। सूचना का अधिकार उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि उत्पाद दोषपूर्ण पाया जाता है तो वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं या मुआवजे की मांग कर सकते हैं। यदि कोई उत्पाद उसके खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही खराब हो जाता है तो ग्राहक उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि कोई पैकेट पर छापे दाम से ज़्यादा दाम पर सामान बेचता है तो वह विरोध और शिकायत कर सकता है। यह MRP अधिकतम खुदरा मूल्य द्वारा इंगित किया जाता है। उपभोक्ता MRP से कम कीमत के लिए मोल भाव कर सकते हैं। 2005 में अधिनियमित सूचना का अधिकार RTI अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे सरकारी सेवाओं का व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है। गुणवत्ता मानक बाजार में विभिन्न वस्तुओं पर ISI, एगमार्क, हॉलमार्क या +F जैसी लोगों
प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को उनकी गुणवत्ता का भरोसा दिलाया जा सके। ये लोगों उन संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं जो उपभोक्ता की निगरानी करते हैं और उन्हें इन प्रतीकों का उपयोग करने का अधिकार देते हैं यदि वे विशिष्ट गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मानकों का अनुपालन सभी उत्पादकों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि ऐसी वस्तुओं के लिए जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं या जिनका व्यापक रूप में उपभोग किया जाता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और खाद्य रंग उत्पादकों के लिए प्रमाणन अनिवार्य है। चुनने का अधिकार। कोई भी ग्राहक जो किसी भी क्षमता में किसी सेवा का उपयोग करता है उसे यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उसे इसका उपयोग जारी रखना है या नहीं, चाहे उसकी उम्र लिंग है कोई भी हो या वे किसी भी प्रकार की सेवा का उपयोग कर रहे हों। अंतिम यह इंगित करता है कि हमें वस्तुओं का सटीक मिश्रण खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम विभिन्न स्रोतों से कई वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास नए कनेक्शन होता है तो गैस आपूर्ति व्यापारी कभी-कभी आपसे आपका प्रेशर कुकर उससे खरीदने का आग्रह कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप उसका प्रस्ताव स्वीकार करें। न्याय प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता का किसी उत्पादक द्वारा शोषण किया गया है तो उसे न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों और शोषण के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार है और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न संगठनों का गठन हुआ है, जिन्हें स्थानीय रूप में उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के रूप में जाना जाता है। इन स्वयंसेवी संगठनों को लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा के तहत उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी स्थापित की गई है। जिला स्तरीय प्राधिकरण, जिसे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहा जाता है, 1 करोड़ तक के दावे वाले मामले का निपटान करता है। और राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे राज्य आयोग कहा जाता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के दावे वाले मामलों का निपटान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक के दावों से जुड़े मामलों का निपटान करता है। यदि कोई मामला जिला स्तरीय आयोग में खारिज हो जाता है तो उपभोक्ता राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के आयोगों में अपील कर सकता है। एक जागरूक उपभोक्ता बनना। जो उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होते हैं, वे वस्तुओं और सेवाएं खरीदते समय सुविचारित विकल्प चुन सकते हैं, जिससे वे अच्छे और बुरे में विभेद करने और सुविचारित विकल्प चुनने में सक्षम हो सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों में अलग-अलग विभाग स्थापित करने में मुख्य भूमिका निर्वहन की है। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाना। भारत में वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में संगठित समूहों की संख्या और उसकी गतिविधियों के संदर्भ में उपभोक्ता आंदोलन में कुछ प्रगति हुई है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता समूह संलग्न हैं, लेकिन उनमें से केवल 50 से 60 ही प्रभावी रूप से संगठित हैं और अपने प्रयासों के लिए मान्यता प्राप्त है। हालांकि उपभोक्ता शिकायतों की प्रक्रिया अधिक कठिन, महंगी और समय लेने वाली होती जा रही है। उपभोक्ताओं को प्रायः वकीलों की सेवा लेने की आवश्यकता होती है। इन मामलों को दाखिल करने, आयोग की सुनवाई में भाग लेने आदि के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है।
चूँकि खरीदारी के दौरान कैश मेमो शायद ही कभी जारी किया जाता है, इसलिए सबूत एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश बाजार लेन-देन मामूली खुदरा बिक्री के होते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकारों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कोपरा में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया। इससे अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। सेवा प्रदाता या विनिर्माता को भी जवाबदेही ठहराया जाता है और उत्पाद या सेवा में कोई खामी होने पर जुर्माना या कारावास की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ता उत्पादों में सभी 3 स्तर अब उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर एक निचले तीसरे पक्ष की मदद से विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थों का उपयोग करते हैं। कोपरा के पारित होने के 30 से अधिक वर्षों बाद भारत में निरंतर उपभोक्ता में जागरूकता को लेकर वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता के लिए उनकी भूमिका और अधिक महत्व को समझने की संभावना है। प्रायः यह कहा जाता है कि उपभोक्ता आंदोलन केवल उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही प्रभावी हो सकते हैं। इसमें स्वैच्छिक प्रयास और सबकी भागीदारी से संघर्ष करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय निर्णय लेने वाली इकाइयों द्वारा उत्पादों, सेवाओं, समय और विचारों के अर्जन, उपभोक्ता एवं निपटान से है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी के सुधारों के बाद नव उदारवादी युग ने बाजारों की जटिलता को उजागर किया है। वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय यह निर्धारित करती है कि उपभोक्ता क्या खरीद सकता है। उपभोक्ता कानूनों के विकास के साथ साथ उपभोक्ता व्यवहार सहित उपभोक्ता अधिकारों की गहन समझ भी अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो बजट रेखा, इसमें वे सभी बंडल शामिल होते हैं जिसकी लागत उपभोक्ता की आय की बिल्कुल बराबर होती है। उपभोक्ता अधिकार वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा, शुद्धता, कीमत, मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। मांग किसी निश्चित अवधि या समयावधि में किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा और इच्छुता। मांग वक्र, यह मांग फलन का रेखी प्रदर्शन है। यह प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई मात्रा को दर्शाता है। मांग फलन किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन उस वस्तु की मात्रा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहने पर उसकी कीमत के विभिन्न स्तरों पर चुनता है। निम्न स्तरीय वस्तु, यह वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ कम होती है, निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। मांग का नियम, यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय के समान दिशा में चलती है तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की कीमत से विपरीत रूप में संबंधित होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता, यह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में परिवर्तन है। एकदिष्ट अधिमान, एक उपभोक्ता के अधिमान तब एकदिष्ट होते हैं जब वह केवल किन्हीं 2 बंडलों के बीच में से उस बंडल को अधिमान देता है जिससे अन्य बंडलों की तुलना में कम से कम एक वस्तु अधिक हो और अन्य वस्तुएं कम ना हो। सामान्य वस्तु, वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, सामान्य वस्तु कहलाती है। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच, इसे उस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूर्ति की कीमत लोच, यह वस्तु की बाजार कीमत में 1% परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है।